यस पीपल, सो हियर वी आर विद द क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन उसका आंसर और उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन एकदम फास्ट तरीके से चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, इस वीडियो में सारे 1 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फोकस। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने आता है, व्हाट इज द स्कोप। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला सिलेक्ट करना है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड द लास्ट वाला ऑप्शन है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो लास्ट के 3 है ना, ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए ये गलत है। करेक्ट क्या है, प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मेक श्योर साथ में आप लोग क्या करो, मार्क करते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है, आपको वो सिलेक्ट करना है। पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेटेड, एग्रीगेट सही है, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी अजम्पशन पे बेस नहीं होता है, ये फीचर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये गलत है। उसके बाद में इट टेक इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, यस पूरी इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और लास्ट में इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, सही है। तो बोलने का आंसर यहाँ पे सर करेक्ट आंसर कौन सा है, तो सिंपल आप लोगों को समझ में आ रहा है, ACD कहाँ पे दिख रहा है आपको, हियर वी आर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्शन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ढूंढने हैं। पहला बात, कार्डिनल मेजरमेंट इट वाज अ अजम्पशन देयरफॉर, ये गलत है, तो ये तो आपके आंसर से बाहर है। हॉबीज एक्सेप्शन है, बराबर, आपका कभी सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता है। माइजर एंड मनी, तो करेक्ट गलत आंसर क्या है, ए। सही क्या है, BCD। देखो BCD कहाँ पे दिख रहा है, हियर वी आर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है क्रिटिसिज्म ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपना जो लॉ ऑफ डीएमयू उसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ठीक है। बेस अपॉन अनरियलिस्टिक, सही बात है। नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल बल्कि गुड, सही बात है। इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट ओनली, यस, क्योंकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो एक से ज्यादा वांट, मतलब एक से ज्यादा गुड्स को कवर करता है, डीएमयू नहीं करता है। और उसके बाद में इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, यस। तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, इसलिए लग रहा है क्या है सही, डी। स्टेटमेंट किसका क्या बोला है, स्टेटमेंट एक्सप्लेन द गिवन पैराडॉक्स। अच्छा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बड़ा डिस्क्लेमर दे दूंगा सारे बच्चों को, क्योंकि मैं CS सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। हेलो पीपल, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा। गाइज अगर आप सभी लोग CA की प्रिपरेशन कर रहे हो, CA फाउंडेशन की, और May 21 में आप एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा आपके पास बहुत कम समय बचेगा आपकी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो डेली बेसिस 1 घंटा आप निवेश कर दो, 6:30 to 7:30 फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम टेकिंग CA फाउंडेशन का रिवीजन एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, SDB10, सतीश देवीलाल जी भाईती का SDB10। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। तो इंस्टीट्यूट की जो अपना महाराष्ट्र बोर्ड का मटेरियल है, इसके हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ, जबकि ये आंसर सही नहीं है। और काफी जगह पे मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको महाराष्ट्र बोर्ड में, जैसे टोटल आउटले मेथड जो है पूरा गलत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके यहाँ पे भी एक एक्सप्लेनेशन गलत है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से सही है, ठीक है। अपनी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से क्या सही है मैं वो बता रहा हूँ। चलो इट इज स्टेटमेंट एक्सप्लेन द गिवन पैराडॉक्स। पहला, इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, सही बात है, गिवन गुड्स इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा बाय द वे, हर इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होता है, लेकिन हर गिवन गुड्स एक इंफीरियर गुड्स होता है। सर ये किस पर डिपेंड करता है, अगर आपका इंफीरियर गुड्स जो है इसका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ये गिवन गुड्स नहीं होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स का कभी मार्केट में सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है तो वो गुड बन जाता है गिवन गुड्स। समझ में आया, काफी सारे बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है। चलो कोई ना, अपन टॉपिक पे आते हैं। तो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द गिवन पैराडॉक्स क्या बोलता है बच्चों, पहला बात सही है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल टू द इंफीरियर एंड द लो क्वालिटी गुड्स, ये भी सही है। तीसरा, डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इज फॉल, गलत, ये आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से गलत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक्चुअली करेक्ट वर्ड क्या होता था, हम लोगों को पता है, गिवन गुड्स के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, ठीक है। इन इट वाज डिफाइंड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अगेन गलत यार, सर रॉबर्ट गिफेन ने किया था, बराबर। तो सही क्या है, A एंड B, देखो A एंड B। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड का चल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है।
इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड, बराबर है। इट टेक प्लेस ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, बराबर, बिकॉज ये अदर फैक्टर की वजह से आता है, प्राइस की वजह से नहीं आता है। तीसरा, अब प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सही बात है, प्राइस जैसे की वैसे रहेगी, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड आगे पीछे जा रहा है। और लास्ट वाला, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट हैंड साइड, गलत, इन केस ऑफ डिक्रीज डिमांड लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑप्शन क्या सही है, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, सो यहाँ पे सतीश सर ने सी कलेक्ट कर जो कनेक्ट करना था वो गलत क्लिक कर दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, दिस वन इज द करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन द सॉरी अ स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब जब क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आते, ऑल्दो देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्या क्या है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, सही वर्ड है ये, सही बात बोला है पहला वाला। दूसरा, कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, गलत, 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग दिया है, रीजनिंग आप लिखते चल जाओ, ठीक है। द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, गलत, वर्टिकल होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गलत, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, सही बात है। तो ए एंड डी करेक्ट है। तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू सिलेक्ट ए एंड डी। You see, they have never, अच्छा इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट को बोलना है ना आपको, सिलेक्ट करना है। तो यस, बी एंड सी इनकरेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला इनकरेक्ट कौन से, उसको क्लिक करो। तो आंसर बी एंड सी इज इनकरेक्ट वन, तो उसको क्लिक किया। अब आता है स्टेटमेंट डाटा रिलेटेड टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक की प्राइस चेंज हो रही और दूसरी की डिमांड। काफी सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में खास करके कंफ्यूज है, क्यों, गलत इंटरप्रिटेशन। आप क्या सोचते हो, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ क्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई, ऐसे लिखा ही कहाँ पे, गलत बातें मत करो। देखो पहला क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर, सही बात है, करेक्ट। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सही बात है, क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके बाद में इट इज एप्लीकेबल कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, बराबर है, दोनों गुड्स को एप्लीकेबल होता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो निगेटिव होती है। लास्ट में इट इज एक्सप्रेस एज EY, चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वाई, गलत। सुनना, इसका मतलब है इट्स अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, गलत है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात कर रहा है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये क्या 6 9 सॉरी, स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक में अगर आप चल जाओ, यू विल बी कम टू नो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेलर, बराबर, आपके पास स्टॉक है जिससे आप सेल कर सकते हो। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, स्टॉक इंक्रीज, सही बात है। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड द सप्लाई, डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉक में से फ्लो होता है सप्लाई। आगे लिखा है स्टॉक इज द फ्लो कांसेप्ट, गलत, ओके, एक्चुअली सप्लाई इज द फ्लो कांसेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी। तो आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, ओके। तो आपके सही कौन से ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। आगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, देखो पहला बात क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट प्रोडक्शन टेक्निक, ये क्या हो गया, ये अजम्पशन हो गया। डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स, तो आपको ये बोलना था एक्सेप्शन, दे कम आउट विद एक्सेप्शन। और नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, ये भी अजम्पशन। तो ऑप्शन ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज अजम्पशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, तो सी ओनली। फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, देयर आर द फ्यू फर्म्स, एकदम आराम से, फ्यू सेलर, सही बात है। द सेलर सेल अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, दो बातें, वो डिफरेंशिएट भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिस्ट, यस, ये जनरली परफेक्ट कंपटीशन का फीचर होता है। एंड there are the considerable elements of uncertainty in the types of the market, so I'll be going with A and D, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉन्ग पीरियड, सुनना, लॉन्ग पीरियड क्या होता है बच्चों, जहाँ पे सारे फैक्टर चेंज हो सकते हो, आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट आर वेरिएबल, सही बात है। फर्म कैन एडजस्ट ऑल द कॉस्ट, उसके बाद में देयर इज नो कांसेप्ट कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, ओके, इन लॉन्ग रन, इन वेरी लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन। इट इज फॉर अ फ्यू ईयर, जनरली अप टू 5 ईयर, सच्ची बता रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड में दिया है, गलत आंसर होता है वैसे अगर लॉजिकली सोचो, क्योंकि कभी भी लॉन्ग पीरियड का ईयर डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। लॉन्ग पीरियड किसी के लिए 10 दिन का हो सकता है, किसी के लिए 2 साल का हो सकता है, किसी के लिए 10 साल का भी हो सकता है, बट आपके मटेरियल में दिया है, ठीक है। और सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, गलत। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी कैन नॉट बी इंक्रीज एट ऑल, ओके। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है, मतलब सही क्या है, ABC। आगे फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर, बच्चों सिंपल सी बात है, आपको उन्होंने पूछा है फीचर क्या है,
पहले 2 पॉइंट है, यूजफुल फॉर्मिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, यूजफुल प्रेजेंट ऑफ फाइनेंशियल रियल टर्म्स, ये सिग्निफिकेंट है। ओके, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल और इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज, तो ये सही है, फीचर्स है। आगे आते हैं स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेटेज इंडेक्स नंबर। अब मैं आपको सीधा बताऊंगा, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट सही है, तो आप थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आगे प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम आउटपुट मेथड। अगर आपको नेशनल इनकम में थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी, मैंने नेशनल इनकम पूरा चैप्टर बहुत कम समय में विद अ प्रैक्टिकल, मतलब जो चीजें आपको लॉजिक नहीं पता होते सिर्फ आप रटते हो, उसके लॉजिक में बताया, तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं, 10-10, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है, देख लेना, मेक श्योर। उसके बाद प्रिकॉशन टू बी टेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। पहला, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूडेड, हाँ, अगर नहीं तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस, तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, सही बात है, तो आप फैक्टर कॉस्ट पे आ सकते हो। सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रोडक्ट मस्ट बी एडेड, ठीक है, सही बात है, ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद में लास्ट वाला, सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर कंसिडर, गलत, क्योंकि इसको डिडक्ट करना पड़ता है, ये किसी और, आज मैं ये फोन, इसको मैं आज कंसिडर नहीं करूंगा, इसको 1 साल पहले कर लिया था। अगर मैं ये सेल करता हूँ ना, इसकी इनकम को कंसीडर मत करना है, सेकंड हैंड है, ठीक है। तो डी इज द रॉन्ग, सही क्या है, ABC। आगे, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये डबल काउंटिंग, बराबर, इनएडुकेट रिलायबल डेटा, वैल्यूएशन, इन्वेंटरीज, ये जो है ना पहला, ये क्या है, थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, इसलिए आंसर सही क्या है, BCD। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स क्या हो सकता है बच्चों, सी, वेरी सिंपल, एकदम आराम से ध्यान देना, इट इज अ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गलत, जो कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज ऑन हिम, सही बात है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जितना पे डाला है, टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम प्रॉपर्टी एंड द कमोडिटी ऑफ सर्विसेज, किसी के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। वेल टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, आपके इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, और गुड्स के ऊपर सर्विस GST और आपका कस्टम वगैरह होता है। उसके बाद में द टैक्स पेयर रिसीव द डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ व्हाट बच्चों, द टैक्स पेयर रिसीव डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, गलत, जितना आप टैक्स देते हो उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, जरूरी नहीं, जो इंसान टैक्स नहीं देता है उसको भी बेनिफिट मिलता है, मेट्रो बन रहा है पुणे में, जो नहीं दे रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, तो गलत है, ऑप्शन B एंड C इज द करेक्ट वन। ओके, उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस क्या हो सकते हैं, स्पेशल असेसमेंट, फाइनेंशियल पेनल्टीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, एंड गिव ग्रांट डोनेशन, ये नहीं, तो ध्यान देना एकदम आराम से, यहाँ पे क्या बोला है, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस क्या हो सकते हैं जिसके ऊपर टैक्स, ये स्पेशल असेसमेंट, फाइन पेनल्टी इज नॉट नॉन टैक्स रेवेन्यू असेसमेंट, और एंड अगेन गिफ्ट एंड ग्रांट, ये टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स है, ओके, तो इसलिए ऑप्शन A, B एंड D। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट क्या हो सकता है बच्चों, सिंपल है यार, RBI है, कमर्शियल है, कोऑपरेटिव है, इंडिजियस बैंक आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑप्शन A, B, C। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया कैसे होगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सही है, फॉरेन सेक्टर, सेंट्रल बैंक, अरे यार ये कमर्शियल बैंक का थोड़ी क्लासिफिकेशन, तो सेंट्रल बैंक अपने आप में है। फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो देखो, इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल इनकम, सही बात, इंक्रीज इन ग्रॉस वैल्यूम ऑफ ट्रेड, सही बात है। ये जो आगे का 2 दिया है ना, इट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इट इज नॉट अ फीचर, आपको पूछा गया है फीचर, देखो इतनी छोटी छोटी बातें आपको पकड़ना चल पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन इज ओके, ये वाला। आगे आता है बच्चों, इट इज ऑल्सो रेफर एज द इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है आपको इन रिलेशन टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, एकदम आराम से, इट ऑल्सो रेफर टू इंटरनेशनल, कौन सा है ये, इनकरेक्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड, it is refer to the international trade balance, सही बात है, like balance of payment, then trade surplus arise when the export value is greater than import, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सरप्लस, मतलब ट्रेड सरप्लस, आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया 2 करोड़ का और आया 1 करोड़ का इंपोर्ट कर, तो सरप्लस बाकी, इसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। ट्रेड डिफिसिट, इसका एग्जैक्ट इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, सही बात है। लास्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली, गलत, इंडिविजिबल गुड्स ओनली, ओके, तो ऑप्शन D इज रॉन्ग वन, ओके, चलो, सो हियर वी आर डन, आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द करेक्शन। अब यहाँ पे मैं फटाफट बताऊंगा बिकॉज कोई लॉजिक नहीं बनता है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रोज बोला है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रोज है, MAKROS। उसके बाद में आता है जनरल इक्विलिब्रियम, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आगे टॉयज ऑफ टॉयज क्ले से बना, जैसे आगे आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, आगे पढ़ो, वुलन क्लॉथ प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है,
तो टॉयज के लिए फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब देखो एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम आर टोटल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एमयू नहीं लिखना है, आपने मार्जिनल यूटिलिटी पूरा लिखना है। आगे डिमांड कर, देखो सप्लाई कर अपवर्ड स्लोप है तो डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, ठीक है। टी एंड कॉफी क्या है, पहले देखो आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट डिमांड है क्योंकि एक से ज्यादा यूज है, तो टी एंड कॉफी कॉम्पिटिटिव डिमांड है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट गुड जो बोलते हैं ना, लेकिन उसको यहाँ पे डिमांड के फॉर्म में बताना है तो कॉम्पिटिटिव डिमांड। उसके बाद में आता है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ग्रेटर, रिलेटिवली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। स्टीपर डिमांड कर्व बच्चों कब होता है, रिलेटिवली इलास्टिक में, सॉरी रिलेटिवली इनइलास्टिक में, और फ्लैटर कब होता है, रिलेटिवली इलास्टिक में। देखो तो रिलेटिवली इनइलास्टिक स्टीपर होगा, तो फ्लैटर कब होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। टोटल कॉस्ट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट इज नथिंग, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है बच्चों, प्राइस राइज होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में ऑफ कोर्स प्राइस कम होगा। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री फी एग्जिस्ट, मोनोपोली में बैरियर्स ऑफ एंट्री। आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ पे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। P1 इज अ करंट ईयर, ओके, तो P0 इज द बेस ईयर। आगे लेस्पेयर्स इंडेक्स, देखो यहाँ पे आ जाओ, पिशेस इंडेक्स इज अ करंट ईयर क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस ईयर क्वांटिटी। अब C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम एस, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्या होता है, पहले आगे देखो क्या लिखा है, GNP, C प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अगर ये GNP है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, यहाँ पे मैं आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आतिफ असलम का और प्रियंका का, ठीक है, वो बाहर से कमाती, इंडिया में रहती, रिसिप्ट, आतिफ असलम इधर कमाता है, बाहर लेके जाता है पेमेंट, ओके। तो यहाँ पे रिसिप्ट माइनस पेमेंट नहीं है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक, हम हमारी डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं। आउटपुट मेथड डैश डैश इनकम मेथड इज अ फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो आउटपुट मेथड को देखो, इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं, आउटपुट मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड इन्वेंटरी मेथड, ठीक है। चलो उसके बाद में अब मैं आपको बोल रहा हूँ सारी चीजें फटाफट लिखना शुरू करो, मैं बहुत फास्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आगे आ रहा है बच्चों आपके सामने ऑर्डिनरी ऑब्लिगेटरी, सुनना ये पढ़ो, ऑप्शनल फंक्शन क्या है बच्चों, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अटैक क्या है, इट इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन, परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आता है इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट डैश इज अ कमर्शियल बैंक। अब सुनना, क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक करती है, तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है, ठीक है। अब ध्यान देना, प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू ऑफ सेकेंडरी, न्यू इश्यू ऑफ न्यू इश्यू लॉन्च रेज अ कैपिटल, मतलब आपको जब भी पहली बार पैसा मार्केट से उठाना है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब आता है ओल्ड इश्यू थ्रू स्टॉक मार्केट, ये होता है सेकेंडरी मार्केट, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, इंपोर्ट, गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्री, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, ट्रेड सरप्लस, इंपोर्ट ग्रेटर ट्रेड डिफिसिट, अभी पढ़ा था। हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों बहुत फास्ट तरीके से आपकी समय की कदर कर रहा हूं, अगर आपको लगता है सतीश सर थोड़ा भी आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो एक काम करना है, इमीडिएटली वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, बस यही एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए, नथिंग एल्स, ओके। एंड अगर आप लोगों को पता होगा तो सबसे पहले मैं आपको ये सारे लेक्चर अवेलेबल करा के दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड आगे भी आप अगर प्यार दो, वैसे बहुत प्यार दे चुके हो, तो आगे वाले भी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बना के दूंगा, ठीक है। चलो गिव इकोनॉमिक टर्म्स, गिव इकोनॉमिक्स टर्म, आपको कंसेप्ट दिया है, इकोनॉमिक्स टर्म पहचानना है, क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट डील विद द स्मॉल पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक छोटा, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी, बच्चों इसको क्या बोलेंगे, जनरल प्राइस लेवल, एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। यूटिलिटी दैट राइज व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स passes from one person to another person, possession utility. Aggregate utility derived from the consumer from the all unit of the commodity, total utility बराबर consumption of all units से जो मिला है। The total demand of the commodity from all the consumer at a given price, market demand. The demand for a commodity which can be put for the several use is a composite demand, electricity वाला example गया था। A degree of the responsiveness of the change in the quantity demand to change in the income of the consumer, income की change होने की वजह से demand में change आया, income elasticity of demand. Indefinite changes in the quantity demanded of the commodity taking place due to slight or the zero changes, बच्चों tremendous change in the demand, okay, because smallest change in the price, क्या बोलोगे इसको,
नहीं, indefinite changes in the quantity demanded of the, it is a perfectly elastic demand, right? उसके बाद में आता है आपका rise in the quantity supplied of the commodity due to rise in the price, other factor being, इसको बोलते हैं हम क्या, expansion of supply, price बढ़ा तो supply भी बढ़ा। उसके बाद में net addition made to total cost by producing the one more unit, marginal cost, simple है, ठीक है। the types of market showing some but not all feature of the competitive market is an imperfect competition, okay। एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी मॉड्यूल में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट विच आर क्लोजली, अब सुनना है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ फर्म जो एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लोजली कनेक्टेड है, आप बोलोगे सर इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन अगर आप मॉड्यूल में चल जाओ, आपकी नोट्स में चल जाओ, तो वहां पे लिखा दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मैंने इसका आंसर बोला है इट इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिस इज द हैक, जहां पर आपको चांस नहीं देना है एग्जामिनर को आपके मार्क कट करे, ठीक है। आ जाओ, द इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द, इसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब देखो, दे डिस्यू दैट मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमी वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड, इंडेक्स नंबर net market value of the all final goods and the services within territory of boundaries of the country during the 1 year, net domestic product, okay। आ जाओ, यहाँ पे क्योंकि नेट लिखा है, अगर नोट नहीं बोलता था, टोटल बोलता था तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आ जाओ, वियर एंड टीयर हो रहा है आपकी प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन, ओके। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेस ऑफ द गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और जब सेल होता था तब आता था वैट वगैरह। लेकिन आप सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि ये क्या होता है जो प्रोडक्शन और सेल पे बिक जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। आज के डेट में तो सिर्फ जीएसटी रह गया। पॉलिसी दैट डील विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक फिजिकल पॉलिसी। डिपॉजिट दैट आर पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, टाइम डिपॉजिट। पब्लिक दैट एम मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ द money in order to meet the requirement of the different sector of the economy and to increase the pace of the economic growth, monetary policy आपकी, ठीक है। purchase of the goods and services by one country for क्या है, by one country from another country, import। systematic record of all the international economic transaction of the country during a given period, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। चलो आगे आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, टोटली डन। देखो बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखो, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लंपिंग मेथड, ये फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे सही है, ठीक है। मैं अब सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्यों, ये तो किसके अंदर, अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, माइक्रो MICRO। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, बच्चों स्पेक्यूलेशन नॉट, ये एक्सेप्शन टू, देखो यहाँ पे क्या, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन्होंने पूछा, जबकि स्पेक्यूलेशन ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। तो उसके बाद में आता है टोटल यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, ये टाइप्स है। टोटल यूटिलिटी क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, ठीक है। असेसमेंट, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, बच्चों क्या है, अब आपको लॉ ऑफ डिमांड के बोले, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट किसका है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन, बाकी सारे सही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड, तो डायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव, ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड है, ओके। तो इंडिविजुअल गलत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है, और यूनिटरी ये जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है, इनकम, क्रॉस एंड प्राइस। मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों, सुनना, रेशियो मेथड, टोटल आउटले मेथड, इनकम मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आपका, मतलब ऑड वन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करोगे, तो इनकम मेथड, बिकॉज इट इज अ मेजरमेंट, जनरली किधर यूज करते हैं, नेशनल इनकम में, ठीक है, कवर कराया मैंने। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा बच्चों, सी वेरी सिंपल, ये सारे हैं। नीड फॉर अर्जेंट कैश, पेरिशेबल, एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स आ जाएगा, इट्स नॉट एक्सेप्शन। कॉस्ट कंसेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस्ट कंसेप्ट में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये कोई कॉस्ट नहीं होती, ये टोटल मिला दो फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आती है। मार्केट, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही गलत दिया है, देखो मार्केट ऑन द बेसिक ऑफ प्लेस, नहीं तो यहाँ पे बेसिक नहीं आना चाहिए था, मतलब टाइपिकल एरर है, क्लरिकल एरर है, छोड़ो, बेसिस लिख लेना उसको। लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लॉन्ग पीरियड, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन टेलीविजन, होर्डिंग, एग्जीबिशन, मोबाइल, हैंडसेट,
ये आपका सेलिंग कॉस्ट नहीं, मोबाइल हैंडसेट थोड़ी ना सेलिंग कॉस्ट होता है, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो वो सेलिंग कॉस्ट है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सारा है प्राइस, क्वांटिटी, सिंपल इंडेक्स नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि ये क्या आता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा है, वो बनाते वक्त ये जो चीज होती है। उसके बाद में स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज क्या, ये देखो यहाँ पे सारा चीज आया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट, ये इसका स्टेप नहीं है। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है, जीडीपी, जीएनपी, LIC, एनएनपी, LIC नहीं आता है। उसके बाद में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मेजरिंग दी नेशनल इनकम, तो ये सारा चीज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में इलीगल इनकम जो है ये थियोरेटिकल कंसेप्चुअल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली नहीं है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन के रीजनिंग भी लिखे हैं, आप सारे लोग अपने इस बुक को जेरोक्स करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशली लेवी, GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स यार, समझना, ओके, एंड फीस, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, इट इज अ टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, नॉन टैक्स में नहीं आता है। ऑप्टिमल गवर्नमेंट फंक्शन क्या आता है बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिमल गवर्नमेंट फंक्शन सुनना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक्सटर्नल अटैक को प्रोटेक्ट करना इज ऑब्लिगेटरी, थोड़ी देर पहले हुआ था। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मनी लेंडर जो होते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पुराने जमाने के, ठीक है, साहूकार जिसको बोलते थे, आ जाओ। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में क्या आता है, इंडिजियस बैंक, ओके, बाकी चिट फंड वगैरह वगैरह, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बच्चों क्या नहीं आएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट आता है, लेकिन नेशनल ट्रेड नहीं आता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट कहाँ से, ये सही है, मुंबई गलत है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डन, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सारा का सारा पॉइंट हमने बहुत जल्दी कवर किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस गोइंग टू बी योर लास्ट, जहां पे ये वीडियो कंप्लीट होगा अपना। कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे सुनना एकदम आराम से। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील विद efficient allocation of the resources, not with the pricing and the factor pricing and efficient product, okay। next question है आपके पास, the macroeconomics is the branch of economics which analyze the entire economy, simple है यार, ठीक है। उसके बाद में unit at which marginal utility become equal to consumer equilibrium, equal to price बोलेगा, consumer equilibrium, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो mu, marginal utility of x is equal to price of x, right। in relation between the total utility, marginal utility, okay, marginal utility of a commodity become negative, total utility fall करना शुरू होगा। the demand of the commodity which can be put to several use, composite demand, the law of demand introduced by Alfred Marshall, the law of demand is क्या sorry demand curve is parallel to y axis, perfectly inelastic, okay। उसके बाद में elasticity is equal to 0, perfectly inelastic, again सुनना, लेकिन उन्होंने वो नहीं पूछा गुड्स कौन सा होता है, नेसेसरी, सॉल्ट वगैरह, जिसमें हम डिमांड चेंज नहीं करते, ऑल्दो प्राइस चेंज, इनकम चेंज, व्हाटएवर, अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ऑफ सप्लाई। उसके बाद में अगर नीचे जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन है सप्लाई के केस में, ऊपर जा रहा है तो एक्सपांशन है, अमंग द सेम सप्लाई कर्व, ओके। लेकिन डिमांड के केस में बोलता है कि जब ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है, तो वो उसको बोलते हैं हम क्या बोल सकते, कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे जा रहा है तो बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है। net addition made to the total cost by producing one marginal cost, क्योंकि cost पे क्वेश्चन था ये। the interaction between the demand and supply, equilibrium price, जहां पर एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं। product differentiation is the main feature of monopolistic competition, सिंपल सी बात है यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। and the index number was originally developed to measure what change in the price level, सबसे पहले बेसिक जनरल प्राइस लेवल जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद इंडेक्स नंबर विच इज computed for single variable called as univariate index, आगे। in India the national income is estimated by using combination of output and the income method, ये स्पेसिफिकली आपकी इसमें लिखा है, मैंने कवर भी करवाया था। NNP is what बच्चों, सी obtained by, NNP किससे ऑब्टेन हुआ अपना, डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम GDP सीख लेना, सिंपल है, सुनना ये गलत हुआ है, GNP, डिडक्टिंग GNP में से अगर आप डिडक्ट कर दो अपना डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आ जाएगा, सही था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ब्राउज फ्रॉम द सिटीजन बैंकर सेंट्रल बैंक, दिस इज नोन एज इंटरनल डेब्ट, सिंपल है, बोरोज फ्रॉम दी। उसके बाद में फाइनेंशियल, क्योंकि अपने लोगों से कर रहे हैं, फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसी आर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में मार्केट
कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म। उसके बाद में आता है डिपॉजिट दैट आर विथड्रॉ ऑन द डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं, क्या है, बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द विद इन बाउंड्री इंटरनल ट्रेड, ओके, बाउंड्री ऑफ द नेशन एज रेफर एज। उसके बाद में बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रेफर एज अ इंटरनेशनल, सुनना सिंपल बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो रेफर एज इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी होते हैं, उसके मतलब डिफिसिट और सरप्लस दोनों होते हैं। उसके बाद में असर्शन और रीजनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5, सबसे फास्ट तरीके से हम लोगों ने कवर किया। यस पीपल, अभी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, रोक के पॉज करके आ जाओ। इंसर्शन एंड द रीजनिंग, आपको देखो ऑप्शन ए इज असर्शन, सॉरी असर्शन, ये एक स्टेटमेंट है, अब ये सही है या गलत है ये भी देखना पड़ेगा, और रीजनिंग ये सही है या गलत है, मतलब ये जो रीजनिंग ये असर्शन से मैच कर रही है या नहीं कर रही, ये भी पॉसिबल हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजनिंग सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट गलत है, असर्शन सही है रीजनिंग गलत है, रीजनिंग सही है असर्शन गलत है, कुछ भी हो सकता है, आपको एनालिसिस करना है। जैसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज ऑफ द स्लाइसिंग मेथड, सही बात है, एंड द स्लाइसिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर देन अ पार्ट, गलत, स्लाइसिंग में तो पार्ट स्टडी करते हैं होल थोड़ी करते हैं, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया ए इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजनिंग इज अ फॉल्स। यहाँ पे आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज शो हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, ट्रू, and it deal with the determination of the price of the goods and the service as well as the factor product, ये माइक्रो का रीजनिंग हो गया, क्योंकि फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होता है वो माइक्रो का जाता है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इज फॉल्स। अब यहाँ पे आया यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, राइट, एंड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। अब देखना ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इट विल गुड्स में भी बोलता हूँ मैं हरदम, कमोडिटी व्हिच कैन सेटिस्फाई योर वांट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, इट में बी गुड, इट में बी बैड, इट में बी मॉरल, इट में बी इमोरल, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, तो इसलिए both are true but reasoning is incorrect, not correct explanation of assertion, okay, assertion है mu slope downward, okay, and mu goes diminishing with every successive unit, सही बात, अब goes diminishing with every success of increasing the consumption of slope downward। अब सुनना यहाँ पे mu स्लोप अपवर्ड लिखा है, तो अपवर्ड तो गलत हो गया, मैंने गड़बड़ में गलत पढ़ा, अपवर्ड गलत है लेकिन ये सही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। उसके बाद में ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड, इन इकोनॉमिक्स द डिमांड मींस डिजायर व्हिच इज बैकअप बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। बच्चों असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग सही भी है, करेक्ट भी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये तो सही बात है, पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, the exception cases the consumer buy more when the price of the commodity is rise and less, सही बात है, तो both are correct and the explanation is also correct। assertion the slope of demand curve is a rectangular hyperbola, कब होता है, when elasticity equal to 1, in case of unitary elastic, सही बात है, unitary elastic demand the percentage change in the price is more than, गलत, तो यहाँ पे assertion गलत है, रीजनिंग assertion सही है, रीजनिंग गलत है, ओके। Then a total expenditure method measure the elasticity of demand at a given point of demand curve। Total expenditure method क्या करता है, elasticity of demand को एक पॉइंट, गलत, जबकि वो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की रिलेशन को मेजर करता है। अगेन आई एम सिंग ये मेथड सरासर गलत बताया है हमारी इंस्टीट्यूट, मतलब हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में पूरा गलत है, तभी मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ वो सही भी पढ़ाता हूँ और बाद में एग्जाम ओरिएंटेड लर्न करने को भी बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सुनना, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रेफर टू द प्रोडक्ट प्राइस एंड द क्वांटिटी, सही बात है, तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग सही है। असर्शन विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, ट्रू, एंड स्टॉक इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई, ट्रू, तो दोनों भी सही बातें हैं और ये उसकी रीजनिंग भी सही है। उसके बाद में असर्शन अ सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर स्लोप डाउनवर्ड, बराबर, सही बात है, ऐसा ऊपर जाके डाउनवर्ड स्लोप यहाँ से होता है। अब सुनना एक बार, after a certain point of time when the wages rate is rises the supply of labor trend falls, सही बात है, एक समय के बाद में आपको शो सारी चीजें हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, दोनों सही है, रीजनिंग भी सही है। असर्शन मोनोपोलिस्टिक इज अ प्राइस मेकर, सही बात है, मोनोपोलिस्टिक इज अ फिक्स द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई, सही बात है, तो यहाँ पे दोनों भी बातें सही है, ऑप्शन सी।
उसके बाद में असर्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक, सही बात है। एंड अंडर द मोनोपोलिस्टिक ऑल प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, गलत बात, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। देख रहे हो आप लोगों के एक एक वर्ड हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा। चलो, इफ यू वांट कि आपको सारे टॉपिक की रिवीजन करने, मैं उसके भी वीडियो डाला हूँ, आधे आधे घंटे में मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाता हूँ, ठीक है, और विद हैंड रिटन नोट्स एज वेल। आगे बढ़ते बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ। The index number is a statistical device and the index number measure only changes in the changes in the price level over a period of time। यहाँ पे A is true, B is reasoning is false, क्योंकि देखो सही बात, तो index number is statistical device। आगे, generally the arithmetical mean is used for construction of index number and the arithmetical mean is a simple compute as compared to, सही बात है दोनों भी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी both are the correct and explanation is also correct। नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन कंसिडर, बोले हाँ। नेशनल इनकम ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, सुनना बच्चों ये गलत है, मतलब दोनों सही है, दोनों भी सही है, लेकिन ये रीजनिंग सही नहीं है। सर रीजनिंग क्या आनी चाहिए थी, रीजनिंग ये आनी चाहिए थी, क्यों फाइनल गुड्स को पकड़ते हैं, क्यों इंटरमीडिएट गुड्स को पकड़ोगे तो डबल अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। उसके बाद में असर्शन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओके, तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बच्चों नहीं होता है, यही क्वेश्चन मैंने आपको 2A का जो लास्ट वीडियो था उसमें कवर कराया था। वन साइड ये गवर्नमेंट का क्या हो चुका है, एक्सपेंडिचर, और दूसरे साइड में जिस इंसान को मिल रहा है उसका इनकम हुआ है, तो बेटर है इसको कंसिडर ही मत करो। आप एक जेक में से निकाल रहे हो दूसरे जेक में डाल रहे हो, बोले इसको इनकम में लू क्या, नहीं, ठीक है। तो ए इज फॉल्स एंड ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यस, तो इट इज रीजनिंग इज ट्रू, ओके। उसके बाद में असर्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे A public expenditure is that expenditure which incur by the public authority, सही बात है। और पब्लिक, उसके बाद में पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडरटेकन प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, ये भी बात सही है, जैसे मेट्रो वेट्रो बन रहा है, तो बोथ आर द करेक्ट एंड द रीजनिंग इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद में राइजिंग द डेप्ट मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, सही बात है यार, लेते ही रहते, बोरो करते ही रहते। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, सही बात है। और ये देखना, आपको पता होगा गुरु मूवी है, गुरु मूवी में इसके एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, क्यों हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों मैं अच्छा धंधा नहीं कर सकता। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा इंडिया, हमारा भारत लोगों के सामने हाथ फैलाए, अलग अलग बैंकों के सामने जाए, मेरे को नहीं जमेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, यही पॉइंट मैं वहां से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को। आगे बढ़ते हैं एकदम आराम से। ए भगवान, जस्ट होल्ड ऑन, यस, अभी शुरू हो गया, थोड़ा सा लैग हो गया था। उसके बाद में असर्शन, ये वाला एक क्वेश्चन है, क्रेडिट कंट्रोल इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, गलत, आरबीआई का होता है यारो, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रिएट द डिपॉजिट आउट ऑफ द लोन गिवन, क्रिएट डिपॉजिट आउट ऑफ द लोन गिवन देयर बाय लीडिंग अ क्रेडिट क्रिएशन, सही बात है, जो लोन आता है उसमें से थोड़ा सा पैसा खुद के पास रखते हैं, आगे फर्दर लोन देते हैं, तो सही बात है, मतलब ए इज फॉल्स एंड द रीजनिंग इज ट्रू। Assertion stock exchange is the important function of the money market and सही बात है, stock exchange is the organization in which the stock bond commodities are traded, सही बात है, both are correct। आगे आपका आता है trade is the entire engine of the growth of economy and trade play the important role in the economic development, दोनों भी सही है। Assertion balance of trade is also known as balance of payment, yes, गलत गलत। and the balance of trade include वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजिबल गुड्स एंड इंडिविजिबल गुड्स, ये सही है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। सो हियर वी आर डन विथ ऑल द 5 क्वेश्चन। इसके नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंने खुद ने सारे आंसर रेडी किए, देखो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन के आंसर रेडी हो चुके हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड, ओके, एंड लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो, यस पीपल।